अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया। एक तरफ हुकूमत और एक तरफ अपोजिशन। बहुत लंबे अरसे से बातें हो रही हैं। कभी अपोजिशन के बयानात आप सुन लेते हैं और उन्हीं बयानात पर रद्द अमल हुकूमत देने आ जाती है फौरी तौर पर। और फिर अगर हम देखें तो कमोबेश दोनों के बयानात में कोई बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा फ़र्क, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देता। मरीम नवाज़ साहिबा ने फरमाया है कि हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है, हफ्तों की भी नहीं, महीनों की भी नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि ये इत्तलात हमें भी बता दें कि किसकी मुलाकात हुई है अहम शख्सियात से। अच्छा, मुलाकातें होना, बार बार ये कहना, जब शहबाज शरीफ साहब रावलपिंडी आते हैं तो फिर एक बात गर्म हो जाती है। पिछले दिनों हम सुनते रहे कि शहबाज शरीफ साहब की कोई ख़ास मुलाकात हो गई। उसके बाद एक डील की खबर जो हर तरफ फैली दिखाई देती है। फिर हुकूमत की जानिब से शहबाज गिल साहब हों, वज़ीर इत्तलात साहब हों, फ़ारूक हबीब साहब हों या तमाम तर लोग, वो आकर डील पे वो वजाहतें देते हैं कि तमाम तर लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये इतने अरसे से जो डील्स हो रही हैं और अगर गवर्नमेंट को पता है कि ये डील्स हो रही हैं, इनका रास्ता रोका क्यों नहीं गया इन डील्स का। अच्छा, जब अपोजिशन में थी पीटीआई तो उसके बयानात वही थे जो आज हम अपोजिशन के बयानात देखते हैं। और फिर जो डिफेंसिव अप्रोच पीटीआई की होती है वो कमोबेश वैसी ही है जैसी पिछली हुकूमतों की थी। 11 बार पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इस हद तक इजाफा हुआ कि अब 150 के करीब जाके खड़े हैं। हम जब भी पेट्रोल डलवाते हैं तो फिर इधर उधर दाएं बाएं से लोगों की लान तान की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। लोग गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ ये वाजे करवा रहे होते हैं कि ये वही गवर्नमेंट है जो कहती थी कि मैं पेट्रोल 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये पर ले आएंगे। कहाँ गई वो गवर्नमेंट, कहाँ गया वो पेट्रोल। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन वाला मामला अपनी जगह पर मौजूद है। तमाम तर पार्टीज़ की एक रिपोर्ट मुरतब हुई है फंडिंग के हवाले से। उसमें पीटीआई भी फंसी है, नून लीग भी फंसी है और पीपल्स पार्टी भी फंसी हुई है। लेकिन सारे एक दूसरे पर ये कचरा और मरमर डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर मजबूरी आवाम की ये है कि माँ सिवाय इन बातों को सुनने के कोई हल उन तक नहीं पहुँच रहा। आज इसी पर बात करेंगे। मुबशर बुखारी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अतर काज़मी साहब भी सीनियर तज्जियाकार हैं। तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नसीम भाई, आपसे शुरू करूँगा। नसीम सिद्दीकी साहब, बयानात और फिर रद्द अमल, अगर हम इसको फ्लिप फ्लॉप कर लें, मुझे बड़ी परेशानी होती है कि जब भी हम बात करते हैं बड़े बड़े टॉपिक्स पर भी बात करें, बड़े बड़े इश्यूज़ पर भी ऑलमोस्ट वही रवैया है जो कभी पीटीआई का अपोजिशन में था, नून लीग का हुकूमत में था। या फिर आप देख लें तो जो नून लीग कर रही है वो पीटीआई करती रही थी अपोजिशन में, और जो हुकूमत इस वक्त जवाबात देती है वो नून लीग देती रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि बात ये कि जो हमारे सीनियर सियासतदान थे ना, एक तो नर्सरी होती है सियासतदानों की, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस ही ख़त्म हो गई हैं। वहाँ से लोग निकलते हैं, उनकी तरबियत होती है। मुबशर बुखारी साहब बड़े पुराने सीनियर तज्जियाकार हैं, दोस्त हैं हमारे। ये समझते हैं कि देखें उस ज़माने में जो लीडरशिप निकली थी आज भी वो आपको नज़र आती है, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। अब ये है कि पैराशूटर्स आ गए हैं, आपको पता ही नहीं है। मतलब शहबाज गिल साहब की बात कर लें तो आज से पहले उनका नाम भी किसी ने नहीं सुना था, और आज वो मेन स्ट्रीम मीडिया में मौजूद है, या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद है, से भी ज़्यादा मौजूद है। हाँ, वो इससे उससे भी ज़्यादा इस तरह के और बहुत सारे नाम है। मैं उन्हें टारगेट नहीं कर रहा, काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि लोगों ने पॉलिटिक्स की हुई है, हल्के की सियासत है। कोई मरता है, किसी की शादी होती है, वहाँ पे जाते हैं, जो उनका मुखालिफ होता है उसको मुबारकबाद देने जाते हैं अगर वो जीत जाए। उसकी तरफ मर्ग होती है, शादी होती है, आपस में जैसे जहांगीर तरीन साहब गए ख्वाजा साद रफीक के पास। हाँ, देख लेना। मतलब चलो एक यही एहसास है ना कि एक दूसरे को मिलते हैं, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त की पॉलिटिक्स ख़त्म होती जा रही है। जिस किस्म के अल्फाज यूज होते हैं, आप देख लें कि नालायक है, बद अखलाक है, फला निमका, यानी कि एक तकरीर ख़त्म होती है तो उसका रिबटल जो है वो फौरी तैयार होता है। मतलब अगर मरीम नवाज़ ने पहले तकरीर कर दी है तो हमारे पास जो टिकर्स आते हैं उसके टॉप पे लिखा होता है मरीम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में फला फला पीटीआई का बंदा। और अगर कोई पीटीआई वाले मिनिस्टर कोई अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है तो फिर मरियम औरंगज़ेब की तरफ से फ़ौरन ही एक प्रेस रिलीज आती है कि उनके जवाब में। तो यहाँ शिकवा चलता रहता है। असल देखें सियासतदानों की क्या जिम्मेदारी है, इनको पब्लिक इलेक्ट करके भेजती है पार्लियामेंट के अंदर कि उनके हल्के के मसाइल हल किए जाए, आवाम के मसाइल हल किए जाए। आवाम पिसती चली जा रही है, महंगाई से तंग है, बेरोज़गारी से तंग है, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। और ये आज की बात नहीं है, हमारे
हमारी जितनी उम्र गुजर गई, थोड़ी सी आपकी भी गुजर गई, आप तो अभी यंग है, लेकिन हम 30-40 साल से यही मसाइल देख रहे हैं, कोई नए मसाइल नहीं आ रहे। यानी कि वही बिजली नहीं आ रही, गैस जब सर्दियाँ आती गैस नहीं आ रही, रोटी महंगी मिल रही है, आटा महंगा मिल रहा है, चीनी ब्लैक हो रही है। जब बचपन में बिल्कुल छोटे छोटे थे तो अयूब खान का दौर था और कान में आवाज़ आई कि चीनी भी कोई चीज़ होती है जिस पे हुकूमतें तब्दील हो जाती। तो वो सारा सिनेरियो सेम अभी तक वही चलता चला जा रहा है। तो इन सियासतदानों को सोचना चाहिए कि TADA लेते हैं, अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाहें लेते हैं कौमी असम्बली में आके, तो अवाम के लिए कुछ करें। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें इस पर और भी बात करनी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। मुबशिर साहब, ये कोई तब्दीली के नाम पे जो कुछ हम सुनकर इस गवर्नमेंट को अपने सामने आता देखा, अल्फाज की तब्दीली हो, काम की तब्दीली हो, प्रैक्टिकल वर्क हो, अवाम ये सारी चीज़ें जो नसीम भाई जैसे बता रहे हैं 70 सालों से हम सुन रहे हैं, सारे हम बचपन से सुन रहे हैं, आप लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें तब्दीली के नाम पे हमें ये चाहिए था कि हमारे मसाइल हल हों। हमारे मसाइल में सबसे बड़ा मसला हमारा महंगाई है और रोज़गार है, जिसके बाद हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है। बहुत सारी चीज़ें हमारी पाक आर्मी खुद देख लेती है, वो हमारे लिए बड़े सुकून की बात है कि चलें ये चीज़ें पाकिस्तान पाक फ़ौज पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, तो हमें ये तो सुकून है कम अज़ कम, वरना ये लोग तो लड़ लड़ के उसका भी काम पूरा कर देते। मुबशिर साहब, सर किस तरह से ये थोड़ा सा टाइम अब गवर्नमेंट ने गुजारना है? मिनी बजट अलग आ गया, बजट आते हैं, मिनी बजट आ जाते हैं, IMF के पास नहीं जाऊंगा, चले गए, महंगाई नहीं होगी, हो गई, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, बढ़ गई, अब ये सारी चीजें हो गई। क्या आप इसका रिवर्सल होता देख सकते हैं? जी देखिए, मेरे दो भाई इधर बैठे हैं, काज़मी साहब और सिद्दीकी साहब, और ये इस बात के गवाह हैं कि चूंकि मैं बड़ा विविडली कहता हूँ, क्लियरली कहता हूँ कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक चेंज वाजे चेंज आएगी, इमरान खान साहब लेके आएंगे। लेकिन अगर आप तमाम, जब ये मेरे दोनों दोस्त जिन प्रोग्राम्स में शरीक रहे उसमें मैं यही कहता रहा कि कंटेनर्स के ऊपर खान साहब पॉइंट आउट तो किया करते थे, लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो हम पे ये उकदा खुला कि खान साहब के पास ना तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की उनकी टीम के पास भी और उनके पास भी ना तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की सलाहियत है। जब आइडेंटिफाई होगी तो उसके बाद आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो जब आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो सोल्यूशन कहां से मिलेगा? तो ये तो मैं शुरू के दिन से कह रहा हूं, यही। अच्छा मुबशिर साहब, एक चीज मैं चाहूंगा, आपका बड़ा इस पे थॉरो रिसर्च भी, आप तीनों हजरात आइडेंटिफाई करके और उन चीज़ों के बारे में बात करके वज़ीर आज़म बने थे, जब अपोजिशन लीडर थे तो वहाँ से वज़ीर आज़म बने थे। क्या होमवर्क नहीं है? होमवर्क के लिए और कितने साल चाहिए? जो साल गुजर गए इस गवर्नमेंट के, उसमें क्या बेहतर हुआ? जी कुछ भी बेहतर नहीं हुआ मेरे नज़दीक, तो आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं बेहतर हुआ। देखिए, आप बुक में अशारिये जितने मर्जी बेहतर कर दीजिए, आप तक भी वो हीट आ रही है, मेरे तक भी आ रही है, सिद्दीकी साहब की तरफ भी आ रही है, काज़मी साहब की तरफ जरा कम जा रही है क्योंकि वो यहाँ से बाहर बैठे हैं, तो वो तो हम महसूस कर रहे हैं बाकायदा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं फिर भी हल्का सा स्लाइड सा डिफरेंस आपसे करूंगा कि देखिए, ये बहुत आसान होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ये नहीं होती कि आप ये कहें जी माजी वाली हुकूमतों ने सारा कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और आप वही गलतियां फिर आप रिपीट कर रहे हैं। अगर हम आपके डिक्शन पे चलते हैं, यानी इमरान खान साहब के डिक्शन पे चलते हैं, तो फिर जो कुछ हो रहा है, खान साहब भी वैसे ही कामों में मुलव्वस है जिस तरह पहले हुक्मरान रहे थे। चलिए मान लीजिए वो मुलव्वस थे, आपने आउटकम क्या दिया है उसका? आप केसेस को आप हैंडल नहीं कर पाए प्रॉपरली, आपने जिन लोगों को असाइन किया था वो अजीब ओल्ड जो है वो बोलते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, टीवी स्क्रीन पे कब्जा किया हुआ है, स्वाय लिप सर्विस के कोई और बात नहीं हो रही। क्लेम्स किए जा रहे हैं जिनको अगर फैक्ट चेक किया जाए तो आपको पता चलेगा वो झूठे हैं वो क्लेम्स। मतलब सबसे बड़ी बात तो आप मरी इंसिडेंट की ले लीजिए,
कि एक तरफ दावा कहते हैं कि हमने क्या कर दिया कि इतने सयाह मरी में दाखिल हो गए, जैसे वो आपकी पॉलिसीज या सस्ता होने की वजह से दाखिल हो रहे हैं, और उसके बाद आप फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ना बाकी सारे मामला की। तो इसी तरह की जो पॉलिसीज हैं वो सुनते हैं। सिद्दीकी साहब ने जो है फरमाया गिल साहब के बारे में, और मैं 200% इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, हम इस जमहूर को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे अवामी नुमाइंदगी होती है। एक बंदा लोगों के वोट से बन के आए और वही तर्जुमान हो तो वो ज्यादा मुनासिब बात रहती है। लेकिन यहाँ पे खान साहब ने जितने अपने तर्जुमान या एडवाइजर्स, मेनली आप बहुत सारे ऐसे एडवाइजर्स भी हैं जो स्क्रीन पे नहीं आते लेकिन वो पीछे से डोरियां हिलाते रहते हैं, और में हमारे मीडिया के भी कुछ दोस्त शामिल हैं। नाम उनका चूंकि लेने में कबाहत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, इसलिए मैं नहीं लेता। तो जब इस तरह ही करना है आपने, तो ये जमहूरियत का राह क्यों हटाते हैं? गिल साहब से बहुत बेहतर डिलीवर कर रहे हैं पंजाब में, बड़े डिसेंट आदमी हैं हसन खावर साहब, और इंतहाई शुस्ता और शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, और उनकी बात में कम से कम लॉजिक का एलिमेंट जरूर होता है। वो स्कोर सेटल भी अगर करते नजर आ रहे हों। अच्छा मुबश्शिर साहब, हसन खावर साहब की आपने बात की, मैं मुबश्शिर साहब पंजाब गवर्नमेंट, जी आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर आप लोगों से इस पे भी बात करूंगा कि वजीर आला सिर्फ लॉजिक से लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, वजीर आला की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होना था लोगों ने। जी मुबश्शिर साहब, आप बात कंप्लीट कीजिएगा। जी आप वही बजा फरमा रहे हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आप जितना मर्जी लॉजिकल बंदा ले आए, लॉजिक पेश करने के लिए भी तो कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए ना। जब रीजन ही नहीं होगी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो कल्चर डेवलप किया है, जिसका आपने अपने इंट्रो में कहा, सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया, आपने स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी कर दी, आपने लीडरशिप प्रोडक्शन जो है वो रोक दी। दूसरा, आपके पास एक लीडरशिप प्रोड्यूस करने का जो मौका होता है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं, वो आपने कहीं करवाए कहीं नहीं करवाया, और इसमें तमाम पार्टी शरीक है। हम एक पार्टी को और वहां से डरे, लेकिन मसला वही है कि आपने नर्सरीज ही बंद कर दी, तो फिर इसी तरह के लोग ही सामने आएंगे और यही कल्चर परवान चढ़ेगा जो आज हम देख रहे हैं। एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, यूज ऑफ फाउल लैंग्वेज, और फिर ये मेरा ख्याल है ये बात मजीद बढ़ती जाएगी। तो यानी एक तरबियत, मैं समझता हूँ कि एक सियासी तरबियत का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सर, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, ये बड़े सीनियर और बड़े दूरअंदेश सियासतदान हैं, उनकी भी लैंग्वेज बड़ी अजीब तरीके से तब्दील होती मैं देख रहा हूँ। परवेज़ खटक साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, सबकी लैंग्वेजेस बड़ी तेज़ी से तब्दील हुई। अच्छा, मैं ज़रा अतर साहब को भी, जी अतर साहब, सर ये अच्छा अतर साहब, सर ये जो तब्दीली जिसकी मैं बात कर रहा था, ये अभी मुझे ये बताएं कि हम हुकूमत की जानिब से बैनुल अक़वामी या फिर कौमी जो बड़े इशूज़ हैं उस पर बात करता तो बड़ा मज़ा आता, ये पार्टी के अंदर की तब्दीलियों पे बात करना क्यों शुरू कर देते हैं? नवाज़ शरीफ जा रहे हैं, नवाज़ शरीफ की जगह 4 लोग किसी से मिल लिए हैं, नवाज़ शरीफ की तब्दीली हो रही है। मैं वज़ीर इत्तलात साहब की भी यही बात सुन रहा था, शहबाज गिल साहब को भी यही कहता सुन रहा हूँ, और दीगर हजरात को भी। पहले तो ये बताएं, इसमें क्या कुछ सदाकत नज़र आती है? मियाँ साहब के बगैर तो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब नहीं हिल सकते क्योंकि वोटर मियाँ साहब का है। देखिए, मैं थोड़ा सा जो पहले हम लोग यहाँ पे बात करते रहे ना कि जो तब्दीली आ गई, एकदम से लैंग्वेज ऐसी होगी, हमारी सियासत में तब्दीली आ गई है, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि पहले शायद हमारे यहाँ स्कैंडिनेविया की सियासत होती थी और हम लोगों का ताल्लुक नॉर्वे से है। 90 की दिहाई में, 80 की दिहाई में यहाँ पे जिस तर्ज का, फ्रांसीसी तर्ज का हुक्मरानी होती थी, सियासत होती थी, क्या वो हमारी नजरों से नहीं गुजरी? भुट्टो साहब स्टेज के ऊपर खड़े होकर बंगालियों के हवाले से किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते थे, बीबी के हवाले से नून लीग किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करती थी। जहां तक इलेक्टेड तर्जुमानों का ताल्लुक है, एक भी इलेक्टेड बंदा बता दें जो नवाज शरीफ के क्लोज हो या मरियम बीबी के क्लोज हो, अंकल परवेज रशीद से लेके गवर्नर सिंध जुबैर साहब तक, उनमें से कौन है जो अवाम के वोट लेके आया है? उनकी वजह ये है कि वो चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, चीजों को इस तरीके से लेके चलते हैं कि बयानियां आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये जो तासुर हम दे रहे हैं कि जैसे कोई इनके आने से कोई ये चीज नहीं आगे, नहीं, ये हमारी सियासी रविश है। मसला ये रहा है कि नून लीग ने हमेशा दूसरों को दबा के सियासत की है, चाहे अदलिया के ऊपर प्रेशर डालना हो, चाहे अदलिया को कोई चमक देनी हो। अच्छा साहब, कथा कलामी एक चीज मैंने अपने इंट्रो में, अगर आपने सुना हो तो यही बात कही थी कि जो काम नून लीग करती थी
मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा वो 70 सालों से यही काम कर रहे हैं सारे मिलके, हम इनसे थोड़ा डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब कहिएगा। जी, मैं आपको वो उसी तरफ में आ रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जिस तरीके से, जिस तरह का आपका दुश्मन होता है उसी तरीके का आपका हथियार होता है। अगर आपका दुश्मन कोई ऐसा हो तो कहीं पे बंदूक लेनी पड़ती है, कहीं पे ढोल लेने पड़ते हैं, उसके मुकाबले का हथियार लाना पड़ता है। तो जब आपकी दूसरी तरफ तलाल चौधरी हो, जब आपकी दूसरी तरफ निहाल हाशमी हो, जब आपकी दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह हो, तो यहां से कोई फिर हम फैज अहमद फैज साहब के शेर तो नहीं सुनाएंगे ना। यहां से फिर वही बातें होंगी, वही लोग ही आगे आएंगे जिनका यहाँ पे जिक्र हुआ पहले। अच्छा, लेकिन अतर साहब एक चीज मैं चाहूंगा इसमें ऐड ऑन कर दें सर, आपको नहीं लगता कि बातें करने की जरूरत ही ना पड़ती अगर परफॉर्मेंस दिखा दी जाती? जी जी, देखिए मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारी बातें ये तभी काम आती हैं जब आप कुछ परफॉर्म भी करें। बगैर परफॉर्मेंस के इन बातों से गुजारा नहीं होगा। अब खान साहब ने अगर अगले इलेक्शन में जाना है तो चाहे वो बेहतरीन तर्जुमान रख लें, जो खुल के खेलें, खुल के बातें करें, उनकी वजह से अगले इंतखाबात में उनको वोट नहीं पड़ने। वोट उनको तभी पड़ेंगे जब वो इस निज़ाम को बेहतर करेंगे, इस निज़ाम के अंदर तब्दीलियां लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस अक्सर करते हैं और अक्सर जगहों पे हमारी सियासत डिस्कस होती है, लेकिन मैंने पहले भी प्रोग्राम्स के अंदर जिक्र किया है कि हमें अपने निजाम को भी डिस्कस करना पड़ेगा। 70 सालों से ये क्यों बार बार हो रहा है, क्या वजह है, कि क्या इन लोगों में कोई बुराई है? क्योंकि इस निजाम के तहत यहाँ पे जर्नैल भी आए, यहाँ पे फौज भी आई, यहाँ पे हर जमात की हुक्मरानी रही, लेकिन मेरी और आप जैसी जो आम आवाम है, हमारे हालात नहीं बदले। तो इस निजाम के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि क्या इस निजाम के अंदर इनहेरेंटली कोई ऐसी कमियां हैं जो आवाम के पोटेंशियल को अचीव नहीं होने देती। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें इस पर और भी बात करनी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। नसीम साहब, सर जिसका मैं जिक्र किया अतर साहब से भी, ये तब्दीली, पार्टी लीडर की तब्दीली, क्या मुल्क का सबसे बड़ा मसला यही है कि इस पर इतनी बात की जाए? और फिर ये बता दें हमें कि आपके पास को खबरें हैं इस हवाले से कि क्या मुलाकातें, जिसका जिक्र शायद खाकान अब्बासी भी कर बैठे हैं, हुकूमत की तरफ से भी हो रहा है, तो क्या ऐसी खबरें क्यों उड़ रही हैं? अच्छा, पहले तो मैं अतर काज़मी की बात का थोड़ा सा जवाब दे दूं कि बात ये होती है कि जैसे कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो छींटे आपके ऊपर ही आएंगे। पीपल्स पार्टी और 90 की अगर आप बात करते हैं तो आप देखिए पीपल्स पार्टी में कितने बेहतरीन किस्म के लोग थे। आज भी हैं, एतजाज़ अहसन है, कमर ज़मान कायरा है, रज़ा रब्बानी है, ताज हैदर है, कितनी बेहतरीन गुफ्तगू करके जवाब देते थे। तो अक्सर हमने टीवी शोज में देखा कि अमीन फ़हीम थे। तो बात यह है कि ये अगर राना सनाउल्लाह की इन्होंने बात की या परवेज़ रशीद की बात की, बात यह कि वो हैं तो आवाम में से, कम से कम आवाम उनको जानती तो है। मुस्लिम लीग नून के अंदर उनको पसंद तो किया जाता है, जिनके हमने नाम लिए उनको PTA तक में पसंद नहीं किया जाता। तो बात यह है कि किसी शख्सियत का नाम हम नहीं ले रहे, हम कहते हैं कि जो भी हो वो आवाम में से होना चाहिए, और आवाम का जब नुमाइंदा होता है तो वो उसको सही तरह डिपिक्ट कर सकता है। अच्छा, जो आपने बात की है, देखिए मुलाकातें तो हर दौर में होती हैं, पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। दिन में बयान कुछ और होता है, शाम को बयान कुछ और होता है। उसकी वजह यह है कि जहाँ पे गुफ्तगू होती है या मीटिंग्स होती हैं, वो भी तमाम ऑप्शंस ओपन रखते हैं, क्योंकि किसी वक्त भी कोई चेंज लानी पड़ सकती है या मुल्क की ज़रूरत पड़ सकती है, नागज़ीर होती है। तो जो नून लीग है, ये कोशिशें अपनी तरफ से पूरी तौर पर कर रही हैं कि किसी ना किसी तरह पैचअप हो, क्योंकि इनको इक़्तिदार से बाहर हुए 4-5 साल होने को आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी तकरीबन 9-10 साल से इक़्तिदार से बाहर है। ये प्रैक्टिकल है नसीम सिद्दीकी साहब के नून लीग यानी नवाज लीग, उसमें से नवाज निकल जाएगी, प्रैक्टिकल है? देखिए बिल्कुल, इसमें क्या, इससे पहले जुनेजो साहब थे, उससे पहले अपना कासिम साहब थे। आपने तो देखे कि मुस्लिम लीग के सरबराह तो तब्दील होते रहे हैं। ये कोई मुस्लिम लीग नून जो है वो नून नवाज शरीफ बनता है ना, लेकिन मुस्लिम लीग तो एक जब पार्टीशन से पहले की तो जमात है। तो कई उसकी लाइन, चट्टा साहब अलग हो गए, हामिद नासिर चट्टा साहब अलग हो गए। हर चीज़ का एक वक्त होता है ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है। इन्होंने बहुत राज कर लिया। अगर कोई अच्छा लीडर निकला था, और उसकी वजह यही
यही है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब का वापसी का कोई इरादा नहीं है। आप यही देख रहे हैं? आप देखें कि मैं अपने जो सीनियर्स हैं उनसे भी सीखता हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब का इंटरव्यू हुआ लंदन में और उन्होंने ये कहा कि मैं यही देखने आया था कि क्या तैयारी है, कितने सूटकेस तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ आके तो मुझे बिल्कुल नाउमीदी हुई है। नवाज शरीफ साहब का कोई जाने का इरादा नहीं लग रहा। उनकी मुलाकात भी हुई, उनकी गुफ्तगू भी हुई। तो एक सीनियर तजिया निगार हैं तो उनकी बात हम रख लेते हैं यहाँ पे। तो जो बैठे हुए कई लोगों ने कहा कि आ जाए कि कल आए, उसकी वजह भी यही थी जो आपने सवाल पूछा है कि वो चाहते हैं कि पार्टी अलाइव रहे। शेर आ रहा है, शेर आ गया, शेर आ रहा है, ताकि पार्टी अलाइव रहे। लेकिन लोग परेशान हैं, जिस तरह पीटीआई के एमएनएस परेशान है कि हम अपने हल्के में वापस किस मुंह से जाएंगे, हमने क्या उनको करके दिया है वोट लेने के लिए। नूर आलम साहब बोल पड़े तो इसी तरह नून लीग वाले भी परेशान है कि साडा लीडर तो है ही नहीं, हम जाएंगे अपने हल्के में या हमें अगली दफ़ा टिकट मिलती है नहीं मिलती, हमें लीड कौन करेगा। नवाज शरीफ नहीं आते, शहबाज शरीफ को सज़ा हो जाती है, कौन लीड करेगा। तो वो चमोगोइयों को रोकने के लिए ये बात फैलाई भी जाती है और कोशिश भी पूरी हो रही है कि सर आप हमें मौका दें, हम आपके उसके ऊपर पूरे उतरेंगे। जैसे आपको याद होगा कि कौन होगा सर, वो क्या कौन आपकी नज़र में कोई है इस स्टेटस पे? देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि कौन कौन वहाँ मौजूद था, लेकिन आप देखें कि शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर स्टैचर के हैं, वो रह चुके हैं। ख्वाजा आसिफ, यानी कि कोई अगर ब्यूरोक्रेट भी काम कर रहा होता है ना, अपने हल्के में वोट जब लेने की वक्त आया था तो वहाँ आपने फिर देखा था। ये तो देखें, ये तो लीडर की क्वालिटीज होती है ना। लेकिन बात यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कोई सेक्रेटरी लगता है, कोई कई कमिश्नर लगता है, उनका ये होता है कि यार अपनी लाइफ टर्म के अंदर अंदर एक दफ़ा हम चीफ सेक्रेटरी लग जाएं या 22वां ग्रेड हमें मिल जाए। तो जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कि यार हम इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, हम वजीर दिफा रह चुके हैं, हमें एक प्राइम मिनिस्टर का चांस भी मिल जाए। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जो 4-5 बड़े लेवल पे लोग हैं वो क्यों नहीं कोशिश करेंगे। उनकी मतलब उनके दिल में तो ख्वाहिश होती है। आपको पता है साद रफीक से जब एक दफ़ा सवाल पूछा गया कि वाई मरीम नवाज, वाई हमजा शहबाज शरीफ, आप सीनियर सियासतदान हैं, आप क्यों नहीं, तो उसने कहा कोई जवाब मैं नहीं दूंगा, इस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। मतलब उनके दिल में तो ये चीज़ें होती है ना। अच्छा, तो जब बंद कमरों में बात होती है तो ये ऐसी चीज़ें जरूर होती हैं। मुबश्शिर साहब, कोई फ़र्क पड़ जाएगा लॉन्ग मार्च से? एक तरफ नवाज शरीफ साहब वाला मामला, ज़रा इस पर भी बात कर लें, लेकिन लॉन्ग मार्च, बिलावल भुट्टो साहब बड़े इस पर बज़िद हैं, लॉन्ग मार्च होगा। इससे पहले भी हमने मार्च देखा, मौलाना फजल रहमान आके बैठे रहे, वापस चले गए। अब ये लॉन्ग मार्च से क्या फ़र्क पड़ जाएगा सर? जी देखिए, लॉन्ग मार्च बज़ाहिर तो चलिए वो हुकूमत के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि दोनों अपोजिशन में यानी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, दोनों में से कोई नहीं चाहता कि इस वक्त ये गवर्नमेंट जो है ये टॉपल हो और इन्हें जो है वो हुकूमत इनके हाथ में आ जाए। क्योंकि जितना मामला मुल्क के माशी खराब हो चुके हैं, वो कोई भी इस बर्डन को कैरी करने की पोजीशन में नहीं है और ना ही चाहेगा। बुनियादी तौर पे बिलावल भुट्टो ने जो किया है अनाउंस, उसके पीछे जो दरपर्दा उसके मकसद हैं वो पार्टी को मोबिलाइज करना है। ये भी हकीकत है, देखिए अगर आप देखें तो PTI की लीडरशिप ज्यादातर और PTI का वोटर वही है जो पीपल्स पार्टी का था। और उसका सबूत यह है कि लाहौर में जब PTI इलेक्शन नहीं लड़ती 133 में, तो असलम गिल साहब रनर्स अप आते हैं, 32,000 वोट ले लेते हैं। तो इस लॉन्ग मार्च का मकसद जो है वो आवाम से राबता करना है, बजाय इसके कि हुकूमत को। अच्छा मुबश्शिर साहब, एक बात बताइएगा, जहांगीर बदर साहब हैं नहीं, रहे नहीं, एतजाज़ एहसन साहब की अब वो एफिलेशन नहीं है पंजाब में, क्या कमर ज़मान कायरा साहब ये सारा बोझ उठा लेंगे कि पीपल्स पार्टी को मुतारिक कर लें? जरदारी साहब कहते हैं मैं आके बैठूंगा, बिलावल बैठ जाएगा, तो क्या पीपल्स पार्टी पंजाब से कुछ देख रही है? जी देखिए, कमर ज़मान कायरा साहब तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन और बड़े अवामी लीडर मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब इधर हैं, हसन मुर्तज़ा पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर हैं, राजा परवेज अशरफ के पास भी जिम्मेदारियां हैं, राजा परवेज अशरफ मौजूद है। उधर मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं वो साउथ पंजाब को देख रहे हैं और मजीद लोग जो हैं एक्चुअली इन्होंने, आपको याद होगा आसिफ जरदारी साहब मखदूम फैसल साले हयात से भी मिले थे, तो उन्होंने भी कहा कि जी वक्त आने पे मैं आपके साथ जो है वो खड़ा हूंगा और जो भी मैं सपोर्ट कर सकूं। तो बुनियादी तौर पे जो कोशिश की जा रही है, अरसलान आपके सवाल में ही इसका जवाब मुज़मिर है कि इन चेहरों को वापस लाया जाए, इन्हें मुतहरक किया जाए, क्योंकि इनका अपना अपना वोट बैंक है और इनके साथ ही वो लोग
जो रूठे हुए थे वो वापस आएंगे। इसलिए मैंने आपको 133 की मिसाल दी, और उसके बाद आप खानेवाल की मिसाल भी देख लीजिए। उधर भी अगरचे ये तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही, लेकिन हालात वो नहीं रहे जो 2018 के इलेक्शन में थे। जो बिलावल का लॉन्ग मार्च है उसके दर पर्दा जो है यही मकसद है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में अगरचे वो वाला रिवाइवल ना हो, लेकिन कोई फेस सेविंग रिवाइवल जिसे आप कह सकते हैं वो हो जाए, तो इसलिए कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब की बात पे मैं यही अर्ज करूंगा कि ये भी मैंने माजी में कहा था कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए कम अज कम शर्त यह है कि पंजाब में PMLN की हुकूमत हो। तो जब वो मामला होगा उस वक्त शायद मियां साहब कुछ सोचेंगे और फिर देखेंगे, लेकिन मेरा भी ज़ाती ख्याल यही है कि अभी इमीडिएटली मियां साहब की वापसी का कोई चांस नहीं है। और जहां तक रही दो लोग इसमें मुत्तफिक हैं, दो लोग मुत्तफिक हैं, नसीम सिद्दीकी साहब भी और मुबश्शिर साहब भी, के अभी कोई चांस नहीं है। अतर साहब क्या कहते हैं सर, क्या ये इस वक्त जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन देख लें, उसके रिजल्ट देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसका रिजल्ट देख लें, क्या समझते हैं बैकफुट पे खेलेगी PTI, फ्रंट फुट पे खेलेगी? 1.5 साल रह गया PTI के पास आवाम को कुछ डिलीवर करने का। जी बिल्कुल, इस वक्त तो देखें तमाम सियासी जमातें एक तरह से इलेक्शन मोड में जा चुकी हैं, और जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कि दीगर सियासी जमातों की भी यही कोशिश होगी कि मौजूदा हालात में हुकूमत हमें ना मिले और इनको हम सियासी शहीद ना बनाएं, बल्कि इनको 5 साल पूरे करने दें और फिर इंतखाबात में जाएं। अब ये वो आखिरी 5 साल हैं, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हुकूमत भी आपको थोड़ी सी ये जो आखिरी 1.5-2 साल हैं मुतहरिक नजर आ रही है। वो सेहत कार्ड लेके आए, दीगर चीजों को लेके आए, वो पार्टी की सारी तंजीम साजी भी नहीं हो रही है, तो बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं। और हुकूमत की यही ख्वाहिश है, यही कोशिश है कि अगले इंतखाबात से पहले कुछ ऐसे इकदाम कर दिए जाएं जिससे आवाम को मुतमिन किया जा सके। लेकिन आपको पता है जिस तरह महंगाई है, बहुत सारे इशू हैं, इतनी जल्दी आवाम को मुतमिन करना आसान नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो है वो हुकूमत के फेवर में जाती है, जो हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी है पीपल्स पार्टी और नून लीग। अगर आप उनकी अपनी कारकर्दगी देख लें कि वो इस काबिल नहीं है कि आवाम ये समझें कि इनको छोड़ के अगर हम उनके पास चले गए तो वो हमारे मसाइल हल कर देंगे। पीपल्स पार्टी आपको पता है कितने अरसे से सिंध में हुकूमत कर रही है, पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब इतना अरसा वजीर आला रहे, तो क्या ऐसी वो तब्दीलियां लेके आई, या फिर कौन सा एक ऐसा डिपार्टमेंट था कि वो बेहतरीन छोड़ के गए जो बुजदार ने आके तबाह कर दिया? कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट, कोई भी शख्स उसका नाम ले ले कि ये डिपार्टमेंट था, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा था और बुजदार साहब ने आके इसको खराब कर दिया। तो ये वजह है कि PTI की आखिरी उम्मीद वही है कि वो दोबारा उन्हीं के ऊपर इल्जामात लगाएंगे, अपनी कारकर्दगी के ऊपर ज्यादा रोशनी डालने के बजाय वो पिछलों की बुराइयों के ऊपर अपना जोर ज्यादा रखेंगे। अच्छा, यही लगेगा अतर साहब 5 साल यही चलता रहेगा? जी मुबश्शिर साहब जी, अतर भाई से मैं इख्तिलाफ करूंगा। देखिए जितनी सांसें तंग कर दी गई हैं अवाम की, अवाम उनके किए धरे को आप भूल जाएंगे। अब ये वाला डिक्शन जो है, ये वाला डिक्शन के उन्होंने ये किया, उन्होंने लूट मार मचाई, ये रिजेक्ट हो चुका है। वही आपने खुद भी इशारा दे दिया अरसलान कि कितने ज़िमनी इंतखाबात हुए। अगर यही बाय अवाम ने करना होता तो अवाम उन्हें पंजाब में रिजेक्ट कर देते। अब ये डिक्शन नहीं चलेगा, अब सिर्फ परफॉर्मेंस चलेगी। अगर ये अवाम को कोई मौजज़ाती किस्म का कोई करिश्मा दिखा के कोई रिलीफ दे देते हैं तब तो उम्मीद की जा सकती है, वरना मार्क माई वर्ड्स कि अगर एक ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो शायद आपको काफ लीग नजर आएगी। माजी में याद है आपको 2002 में काफ लीग की हुकूमत थी, बहुत बड़ी मजबूत, और आज काफ लीग बैसाखी बनी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर यही परफॉर्मेंस रही तो 2023 के इलेक्शन के बाद PTI भी शायद आपको इसी पोजीशन पे नजर आए। नसीम साहब क्या कहते हैं? देखिए बात यह है कि इधर पाकिस्तान में इन चीज़ों का पता कोई नहीं चलता। अब आप पीपल्स पार्टी को देख लें कि वो 13 साल से सिंध में, 14 साल से सिंध में मौजूद है, उनको वोट मिल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें तो ये जो होते हैं ना न्यूट्रल वोटर्स, ये बहुत कम होते हैं। बाकी तो पार्टी के डाई हार्ड वर्कर्स होते हैं। PTI इस वक्त ऐसी जमात है जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में वो कैंडिडेट्स को खड़ा कर सकते हैं। कराची में वोट्स लिए, कराची में वोट्स लिए, वही ना। तो ये देखें ना, पीपल्स पार्टी सुकड़ के जो है वो सिंध की पार्टी बन के रह गई और वहाँ पे
लीडरशिप का फुकदान है। आप जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की लीडरशिप थी, उनके साथ जो यानी कि क्या कहना चाहिए कद काठ वाले लोग थे, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, कौसर न्याजी, गुलाम मुस्तफ़ा कर, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड से शेख रशीद साहब थे, उनकी लेगेसी जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो लेके चले, उनकी लेगेसी को लेके चली। ये चीज़ लेकिन उसके बाद जरदारी साहब को तो पार्टी के अंदर लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन मजबूरी आ गई क्योंकि उनसे टिकट भी लेना है, सेनेट का भी लेना है, कौमी असम्बली का भी लेना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ठीक है पॉलिटिक्स में आ तो गए हैं, लेकिन अभी वो अपनी फैन फॉलोइंग और वो लीडरशिप वाली बात नहीं, वो भी बिल्ड नहीं कर वो सिर्फ जो। अच्छा सर, एक चूंकि वक्त का, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे नजर, मुझे पहले आप जवाब दे दीजिए। अददी बरतरी होते हुए कोई भी बिल पास कैसे हो जाता है? फिर रोती रहती है अपोजिशन बाहर आके कि जी वो बिल पास हो गया, बिल पास, ये खुद ही तो नहीं। देखिए नहीं, वो सेनेट और जब कौमी असम्बली दोनों के अरकान मिल जाते हैं तो वहाँ तो हुकूमत की जो अक्सरियत बढ़ जाती है। लेकिन इनके तो उतने भी पूरे नहीं होते ना। हाँ, इनके तो 12 कम थे इस दफ़ा। बहरहाल उन्होंने कोशिश पूरी करनी होती है, फाइट करनी होती है, खाली मैदान नहीं छोड़ना होता और आवाम को यही तासुर देना होता है कि हम तो सही काम करना चाह रहे थे पर इन्होंने गलत काम किया है, तो वो अपनी पोजीशन पर रखते हैं। इसी पे एक छोटा सा कमेंट आपका इस पर ही। मैं बिल्कुल फेलियर कहूंगा, अपोजिशन की ये फेलियर है भाई। जब आप इतने बिलंगो बांग दावे कर रहे हो कि हम फ्यूचर में इन हाउस चेंज ले आएंगे, उसके बाद कम से कम बिल पे तो अपने आप अरकान को पूरे दिखाएं। पूरे ही नहीं होते सर। कभी वो आप कोई मूवमेंट चलानी हो, आपने चेयरमैन सेनेट की या ये वाला इतना मसला बना हुआ था मिनी बजट, इस पर भी नहीं। अतर साहब जल्दी से आपका भी इस पर कॉमेंट चाहिए। जी, यही जो गैर संजीदा रवैया है जो पीडीएम की लीडरशिप का और कुछ ऑपोजिशन की जमातों का लीडरशिप का, कि जो एकदम से एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, एक्सट्रीम मौकिफ ले लेते हैं कि आर होगा या पार होगा, दिसंबर में इस्तीफे आएंगे, जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, फिर बार बार इनको सुबकी का सामना करना पड़ता है और फिर अवाम भी इनको संजीदगी से नहीं लेते। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, मुबशिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोशिश की आज के प्रोग्राम में उन तमाम तर मसाइल पर बात करें जो आपसे जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक आप और मेरे साथ है कि हम बहुत थक गए वो सारी बातें सुन के, जो बातें इस वक्त गवर्नमेंट या फिर अपोजिशन कर रही है। हमें हल चाहिए उन मसाइल का जिन मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठा के ये गवर्नमेंट में आई थी। बहुत शुक्रिया, फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।